जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है कौटिल्य का सिद्धांत। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, कौटिल्य जो आपका टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊंगा, 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह आपके नोट्स हैं जिसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं उसका जो लिंक होगा आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों, उसमें आप जाकर पुराने नोट्स और ये नए वाले नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वहाँ पे किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि कौटिल्य कौन है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ। अगर कौटिल्य या चाणक्य आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था और चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौटिल्य कौन थे और इनका इतिहास में इतना महत्व क्यों है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौर्य वंश था जिनका चंद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे। ये राजा बनने से पहले नंद वंश जो था उनको इन्होंने हासिल करना था और हासिल करने के बाद इन्होंने राजा बनना था। तो कौटिल्य ने इन्हें उस राज्य को जीतने में, ये एक योद्धा थे, इन्हें यह राज्य जीतने में सलाह दी, नीति दी, प्लान दिया। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने पूरी ज़िंदगी प्लान दिया कि आप कैसे राजा बनेंगे, कैसे आपको सबको इकट्ठा करना चाहिए और एक राजा बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कौटिल्य सलाह देते थे, किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य राज्य सिंहासन स्थापित कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं। तो कौटिल्य उनको यह बताते हैं कि आपको अपना राज्य कैसे चलाना है, आपको अपने राज्य में क्या क्या करना है जिससे आपका राज्य सही से चले। आप जैसे आपने किसी दूसरे बंदे को जीत लिया तो आपसे कोई ना जीते, आपका शासन कोई आपसे ना छीन ले। तो उसके लिए कौटिल्य ने सिद्धांत दिए, नॉलेज दी, अपना ज्ञान दिया। तो उसी ज्ञान को पढ़ेंगे आज हम। तो देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका वो है कौटिल्य का राज दर्शन। तो ये याद रखिए दोस्तों, कौटिल्य ने अपनी जो भी नॉलेज थी वो सारी की सारी नॉलेज राजा को दे दी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यह सब नॉलेज, जो भी अपनी बातें थी, सिद्धांत थे जो उनकी, वो सिद्धांत एक किताब में लिख दिए और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र। अब देखो दोस्तों, वैसे आज के टाइम में अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक। ठीक है दोस्तों, कि भाई इकोनॉमिक, पैसे से जुड़ी हुई चीज़। लेकिन उस ज़माने में जो किताब कौटिल्य ने लिखी उसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसका मतलब था एक राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, राजा को किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, राजा को किन किन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। तो यह सब चीज़ें कौटिल्य ने बताई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कौटिल्य एक नीति निर्देशक थे। ठीक है दोस्तों, नीति मतलब प्लान बताने वाले। ठीक है, और दूसरा वो दर्शन देने वाले थे। दर्शन मतलब दर्शन ज्ञान। अब दोनों का मतलब क्या होता है? नीति मतलब प्लान बताने वाले। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं तो कुछ ऐसा बनना है, आपको मान के चलिए प्रधानमंत्री बनना है दोस्तों। अब आप प्रधानमंत्री का ABCD भी नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, आपको कैसे बनना है और आपने मन में सोचा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले, अगर आपको कोई नीति देता है, एक प्लान देता है कि जाओ इस पार्टी को ज्वाइन करो, यह पार्टी अभी खास है या फिर ये आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी, आप फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो। फिर वो आपको कहेंगे कि जाओ इन लोगों के बीच में ये भाषण दो, ये भाषण दोगे तो लोग तुमको पसंद करेंगे। फिर आप वो भाषण देते हो, फिर आपको किसी इलाके से टिकट मिलती है, फिर आप उस इलाके से जीतते हो तो राज्य से जीतते हो, फिर आप एक जाकर प्रधानमंत्री बनते हो। मैं एक वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको कोई नीति दे रहा है, आपको कोई समझा रहा है, सिखा रहा है। जैसे दोस्तों, आप देखते होंगे कि क्रिकेट मैच खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी कई सारे कोच होते हैं, वो उनको नीति तो देते हैं, प्लान तो देते हैं, तभी ना उस स्ट्रैटेजी, उस प्लान से वो आगे बढ़कर क्रिकेटर बनते हैं। तो कौटिल्य भी एक राजा को राजा बनाने वाले, एक राजा को राजा बनाने के लिए प्लान देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी देते हैं।
तो वहीं से कौटिल्य का नाम इतिहास में गूंज उठता है। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौटिल्य ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसका तोड़ ही नहीं है कोई, जो आप आगे पढ़ोगे। अब दोस्तों दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब होता है नॉलेज, जो मेरे को नहीं है और मेरे को कोई वो नॉलेज दे देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे को पता है कि साइंस, चलो साइंस नहीं, मैं आपको बताऊंगा ऐसी कोई चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता। जैसे मान के चलो मुझे महिलाओं के किसी स्वभाव के बारे में नहीं पता, ठीक है दोस्तों, और मुझे कोई उसका दर्शन दे देता है, मुझे बता देता है कि महिलाएं किस प्रकार की होती है, महिलाओं की क्या खासियत होती है, ये सब चीज़ें। या फिर मेरे को नहीं पता कि स्टूडेंट के अंदर क्या खासियत है, लेकिन वो मुझे बता देते हैं कि आजकल के स्टूडेंट के अंदर क्या खासियत है, आजकल वो पबजी में ज़्यादा बिजी है, या फिर वो आज के टाइम में टिकटॉक में ज़्यादा बिजी है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उसमें ज़्यादा बिजी है। तो ये सब जो चीज़ मुझे नॉलेज नहीं थी, किसी ने मुझे वो नॉलेज दे दी, तो मैं उसे कहूँगा दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो कौटिल्य भी यही थी, जो राजा को नहीं पता था, जो राजा को नहीं जानकारी होती थी, जो राजा को प्लान मिलता था, वो कौटिल्य के थ्रू ही मिलता था। किस राजा को? चंद्रगुप्त मौर्य को। बाद में इनके इतने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में प्रधानमंत्री हैं, इतने सारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतने आज के टाइम में अगर किसी को अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है तो हमें समझना होगा कि उस ज़माने में कितने एक व्यक्ति ने कितने अच्छे से चीज़ें बता दी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कौटिल्य का राजदर्शन। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाएगा कौटिल्य का राजदर्शन या फिर चाणक्य का राजदर्शन, तो आपको यह सब लिखना है और समझना है। कौटिल्य के राजदर्शन का अर्थ उस समय के राजा के संबंध से है। तो देखो दोस्तों, राजा का संबंध प्रजा से कैसा है, राजा का संबंध अपने पड़ोसी राज्यों से कैसा है, राजा का संबंध अपने परिवार से कैसा है, यह सब चीज़ें कौटिल्य के राजदर्शन में लिखी हुई थी। भारतीय सभ्यता जो आर्य जाति की सभ्यता कहलाती है, प्राचीन काल से आध्यात्म के क्षेत्र में शिरोमणि रही है। देखो दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत में किस तरह के लोग रहते थे? भारत में ऐसे लोग रहते थे जो धर्म से ज़्यादा जुड़े थे, अध्यात्म से ज़्यादा जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, पुराने ज़माने में तो उस समय में आर्य जाति जो यहाँ पर काफ़ी थी, ठीक है दोस्तों, जो आर्यवर्त में फैली हुई थी, जो मुख्य मेन जाति थी, उनके ऊपर उन्होंने बताया कि इस जगह पर यह जाति रहती थी और जिसके अंदर धर्म बहुत ज़रूरी था उस ज़माने में। तो अध्यात्म के साथ साथ दर्शन तथा राजनीतिज्ञ विचारों का भी यहाँ सदा से विपुलता रही। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे सिर्फ अध्यात्म ही नहीं रहा, बल्कि लोग सच्चाई, ईमानदारी, गुण, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते थे। जैसा कि दोस्तों भारत में शुरू से रहा है कि हम जैसे मान के चलिए हमारे खून में कि तूने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये पुराने ज़माने से ही होता था कि भाई धोखा किसी को नहीं देना, एक अपने बात पर कायम रहना है। तो ये सब चीज़ों की विपुलता, भरावट रही है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबको समझ में आया, कौटिल्य का जो राज्य दर्शन है, कौटिल्य का जो राज दर्शन है वो राजा के संबंध से है। भारत में हमेशा से ही धर्म, नीति, ये सब शुरू से ही रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सच्चाई, ईमानदारी जैसे दर्शन थे, ये सब चीज़ें सदा से भरी रही हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इधर अभी भी देखते हो दोस्तों, अगर कोई सिगरेट पीता होता है तो हम उसे बुरा मान लेते हैं, कोई शराब पीता है तो उसे बुरा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे करैक्टर में, किसी भी अच्छे व्यक्ति की पहचान में हम शराब, सिगरेट, जुआ, इन सब को शामिल नहीं करते। अगर मान के चलो कोई आपको बहुत अच्छा लेक्चर देता है या फिर आपको कोई भगवान की बातें बताता है और आप देखते हो कि यार ये तो शराब पी रहा है, या फिर अगर आप देखते हो कि कोई पंडित है वो पूजा कराता है, उसके बाद तुरंत आप देखते हो कि यार ये तो मीट खा रहा है या फिर किसी तरह से मदिरा पान सेवन कर रहा है, तो आपके मन में क्या आ जाएगा कि यार ये सही नहीं है। तो ये हमारे दर्शन है। तो शुरू से ही एक राजा का गुण, मतलब एक प्रजा का गुण, ये सब चीज़ें भरी रही हैं भारत में, तो ये इतिहास से ही रहा है। प्राचीन राजनीतिक विचारों में मनु एवं शुक्र के पश्चात राज्य शास्त्र का प्रमुख विद्वानाचार्य कौटिल्य चाणक्य हुए। तो देखो दोस्तों, इससे पहले, चाणक्य से पहले मनु ने भी बताया था राज्य कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, शुक्र ने भी बताया था। लेकिन उसके बाद तीसरा जो स्थान है वो किसको मिला? कौटिल्य को मिला। कौटिल्य ने कैसे बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब चीज़ समझ में आ गई कि मैं क्या समझा रहा हूँ। चाणक्य की नीति इतिहास प्रसिद्ध वस्तु है। हमारे भारत के इतिहास में चाणक्य, कौटिल्य बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। अगर मैं आपको दोस्तों, अगर आप जाके देखिए
गूगल पर जाके कौटिल्य को सर्च मार रहे हैं, या फिर अगर आप 10 बंदों के बीच में अगर आप बोलेंगे कौटिल्य चाणक्य की बात करेंगे तो आपको सामने कई लोग आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। या आजकल तो मैं फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह पे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह में कई बार आती है, वो झूठ कौटिल्य चाणक्य के नाम पर कुछ अलग अलग उनके विचार होते भी उन्हें डाल देते हैं। तो मतलब मैं नॉर्मली आपको यही बताना चाहता हूँ कि चाणक्य भारत के इतिहास में बहुत फेमस नाम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। एक 5 साल का बच्चा था, उसने पता नहीं न्यूज़ पे ही सारी चीज़ें के बारे में बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वगैरह वगैरह। उसकी नॉलेज बहुत काफ़ी बड़ी थी, तो उसका नाम चाणक्य रख दिया था। तो चाणक्य कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है, जैसे कि बीजेपी का भी चाणक्य उनको बोला जाता है, अमित शाह जी को। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज ज़्यादा है कि वो जहाँ पे सरकार नहीं बन रही थी वो सरकार बना देते हैं। तो चाणक्य को आप बुद्धिमानी से भी जोड़ सकते हैं अगर मैं आपको कहूँ तो चाणक्य भारत के इतिहास की प्रसिद्ध वस्तु है। आचार्य कौटिल्य भारतीय ज्ञान गंगा का एक गौरवपूर्ण रत्न है। वह केवल दर्शन और आदर्श के ही ज्ञाता नहीं बल्कि व्यवहार व राजनीति के ही पंडित थे। कौटिल्य भारत के यूरोपीय राजनीतिक विचारकों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, कौटिल्य सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं पढ़े जाते, ये आउटसाइड द कंट्री, हमारे भारत के बाहर भी इनको पढ़ा जाता है। इनके आदर्शों को, इनके बातों को, इनकी चीज़ मतलब कि इनके व्यवहार को, इन्होंने जो चीज़ें बोली उसके ऊपर गहन विचार किया था कि हाँ यार ये बात तो सही है कहीं ना कहीं, या ये बात में दम है, कहीं ना कहीं सही बात बोला गया है। जैसे हमारे देश में भी गांधी जी के हुए, तो गांधी जी की बातों को दुनिया मानती है या फिर उनको दुनिया सोचती तो है ना कि हाँ ये बात है। तो वैसे ही कौटिल्य की बात को सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप वर्ष में भी उसे पूजा जाता है या उसे समझने की कोशिश की जाती है। आचार्य कौटिल्य ने अपने राजनीतिक विचारों को अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रकट किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजदर्शन, राजदर्शन मतलब राजा को और के सर राजा के दरबार की, राजा के बारे में जानकारी देने वाली एक अनोखी पुस्तक है। इस पुस्तक में आचार्य ने राज्य, राज्य के लक्षण, राजा, मंत्रिमंडल, राज्य के विकास के उपाय आदि पर प्रकाश डाला। इस ग्रंथ में धर्म, नीति, अर्थनीति, कूटनीति का संबंध दिखाया। अर्थ, काम, मोक्ष की संयुक्त प्रकृति है। तो देखो दोस्तों, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्री जो एक पुस्तक थी, जो हमें किसके बारे में दर्शन देती है, राजा के बारे में, राजा के लक्षण के बारे में। वो बताते कि राजा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपने मज़े में रहे, अपने परिवार में मस्त रहे, नहीं, उन्होंने कई चीज़ें बताई उसके बारे में। मंत्रिमंडल बताया कि भाई मंत्रिमंडल में सिर्फ बेवकूफ़ लोग नहीं भरे होने चाहिए, हाँ में हाँ लाने वाले, बल्कि ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने कर्तव्यों को निभाएं, जो हमेशा निष्ठावान रहे। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक राज्य का विकास कैसे होगा। राज्य का मतलब ये नहीं कि आपने कब्जा कर लिया, उसको सही से लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उस जगह पर रह रहे, नहीं, उसका विकास कैसे हो, उसके बारे में। धर्म क्या कहता है, सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, सारी चीज़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलते हैं। इसका अर्थ, काम, मोक्ष, संतुष्टि, कैसे काम होना चाहिए, किस तरीके का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिली है। अब दोस्तों ये याद रखना, कौटिल्य के राज्य दर्शन में अगर पूछा जाए कौटिल्य का राज दर्शन क्या है, तो आपको कौटिल्य के राज दर्शन में ये सब बातें बतानी है और सप्तांग सिद्धांत बताने उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कौटिल्य के राज्य के अंदर कौटिल्य का राज दर्शन ही हमें बताता है कि सप्तांग सिद्धांत है। समझ रहे हो आप? मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कौटिल्य का राज दर्शन यह कहता है कि राजा कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके अंदर वो 7 सिद्धांत देता है, जिसे बोलते हैं 7 क्वालिटी या फिर 7 चीज़ें बताता है, उसे बोलते हैं सप्तांग। तो राज सिद्धांत के अंदर सप्तांग सिद्धांत अपने आप आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में राज सिद्धांत पूछते ही नहीं और पूछते कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बताओ। तो आपको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आए तो भी आपको यहीं से शुरू करके बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूज मत होना कि क्या क्वेश्चन आ गया। तो कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों सप्तांग मतलब 7 अंग, राजा के 7 अंगों का सिद्धांत। राजा को अपने 7 अंग किस तरीके से चलाने चाहिए। तो देखो दोस्तों, राज्य के 7 अंग, राजा खुद होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, तो 7 अंग इतना समझ लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं इसे। राज्य को आचार्य कौटिल्य एक सावयव, एक संस्था, मानवीय विकास हेतु अनिवार्य तंत्र बना मानते हैं। उनके विचार में राज्य की उत्पत्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस राज्य की कल्पना को दूर करने के लिए हुई थी। देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में, आज के टाइम में नहीं, आज के टाइम में तो सरकार वही बनती है जो जनता चाहती है,
ठीक है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में जो मजबूत होता था वो राजा बन जाता था। तो देखो दोस्तों, ये बताया जाए उस ज़माने में ये माना जाता था माइट बी राइट, मतलब कि जिसके पास शक्ति ज़्यादा है वही राजा बनेगा, जिसके पास लाठी है उसी की भैंस मानी जाएगी, क्योंकि भैंस लाठी से काबू में उसके आ जाएगी, है ना। लेकिन कौटिल्य ने इस चीज़ को नहीं माना। कौटिल्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, राज्य उसी को मिलेगा जो चीज़ों पर कंट्रोल कर लेगा। अगर मान के चलो कोई ऐसा बंदा राजा बन भी गया जिसके पास पावर है, वो हट जाएगा, उस जगह पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो स्वयं कौटिल्य ने राज्य के विषय में लिखा है कि मत्स्य न्याय की अवस्थाएं पीड़ित हुई प्रजा मनु के पास गई और कहने लगी, हम तुम्हें अपना राजा नियत करते हैं, तुम धन्य का छठा भाग और व्यापार पदार्थ का 10वां भाग कर के रूप में प्रदान करेंगे, तुम हमारी रक्षा करो। इस प्रकार राजा राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। तो देखो दोस्तों, कौटिल्य बताते हैं कि सबसे पहला, यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि कौटिल्य ने ये कहा कि जिसके पास शक्ति है वो राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। अब देखो दोस्तों, कौटिल्य ने पहले हमें ये बताया कि राज्य आया कैसे। तो कौटिल्य ने ये बताया कि राजा कैसे आया, मनु। दोस्तों को पता है ना मनु कौन थे। मनु, ऐसा बताया गया था कि भगवान ने पृथ्वी पर मनु को भेजा था कि जाओ और सातों हर दिशा में जाकर, ठीक है दोस्तों, धर्म को फैलाओ, यहाँ पर व्यवस्था करो ताकि लोग सही से रहें, ठीक है दोस्तों। तो मनु के पास जब जनता पीड़ित हो गई, जब लोगों ने उसे परेशान कर दिया, ठीक है, लोग परेशान होकर मनु के पास गए, क्योंकि मनु जो थे मेन धर्म व्यवस्था करने के लिए आए थे, ठीक है। मनु स्मृति जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहता है। मनु के पास गए और कहने लगे तुम्हें अपना राजा नियत करते हैं। तो मनु को बोला हम आपको राजा बनाते हैं। तो उन्होंने कहा छठा भाग धन का, जो भी हमारे पास पैसा है उसका छठा भाग, व्यापार का 10वां भाग, जो भी हम बिजनेस में कमाते हैं उसका 10वां भाग देकर रक्षा करो। एक प्रकार राजा राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। मतलब कि लोगों ने क्या कहा, जो हमारे पास पैसा है हम उसका, अगर हमारे पास जो धन है उसका हम छठा भाग देंगे। अगर मान के चलो 100 किलो हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका 6वां पार्ट, या फिर 6 किलो चीज़ है तो उसका 1 किलो हम सरकार को दे देंगे। अगर हम पे 100 किलो है व्यापार किया है तो 10 किलो व्यापार हम राजा को दे देंगे। मतलब कि 10 किलो उसका जो भी फायदा हुआ वो हम राजा को दे देंगे। उत्पत्ति हुई, लोग प्रजा से कर ग्रहण करके उसका योग क्षोम अर्थात कल्याण का संपादन करते हैं। वह इंद्र और यम के तुल्य होते हैं, प्रजा में व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो देखो दोस्तों, ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति जब हुई, जब लोग खुद तड़प कर गए अपनी सुरक्षा के लिए। तो राजा ने कहा कि आप हमें अपने पास जो भी धन है उसका छठा भाग दो, और जो बिजनेस में कमाते हो उसका 10वां भाग दो, उसके बाद हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको सही से रखेंगे। उनका निग्रह अनुग्रह प्रत्यक्ष होता है। इससे स्पष्ट है राजा से पहले अराजकता समाज में व्यापक थी। तो देखो दोस्तों, लोग क्यों गए, लोग इसलिए गए क्योंकि लोग तंग आ गए थे। लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को सुरक्षा नहीं थी। लोगों ने सोचा ये सुरक्षा हमें कब मिलेगी, जब हम कोई अपना राजा नियुक्त करेंगे। तो समझ में आया, राजा कब आया, राजा जब आया जब अराजकता फैल गई, जब समाज में कुछ भी व्यवस्था में नहीं था, किसी का भी पैसा सुरक्षित नहीं था, किसी की जान सुरक्षित नहीं थी। तो राजा को खुद लोगों ने बनाया है और लोगों ने खुद कर दिया है कि ये लो पैसा और आप हमारी रक्षा करो। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि राजा से पहले जब अराजकता समाज में व्यापक थी। अराजकता का मतलब समझते दोस्तों, अराजकता का मतलब होता है तबाही मच जाना, ठीक है। जब व्यवस्था पूरी कंट्रोल में ना हो, कोई किसी के ऊपर कुछ भी हो रहा है, कोई किसी का कंट्रोल है, पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, सब अपने मर्जी से राज्य में रह रहे, उसे कहते हैं अराजकता, ठीक है। जब पुराने ज़माने में अराजकता थी, कमज़ोर और निर्धन का रक्षक कोई नहीं था, ठीक है। चारों ओर अमीर बंदे, जिसकी लाठी भैंस, जिसके पास पावर थी, वो लोग नष्ट कर रहे थे, शांति व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में राजा की उत्पत्ति हुई। तो देखो दोस्तों, कौटिल्य ने यही बताया कि राजा जब ही आया जब समाज में अव्यवस्था फैल गई। अब दोस्तों, उसके बाद कौटिल्य ने इसी संदर्भ में लिखा कि यह शक्तियाँ प्राप्त वस्तु को पर्याप्त कराती है, प्राप्त की रक्षा कराती है तथा उसकी वृद्धि को सुनियोजित करती है। तो राजा ने बताया कि कौटिल्य ने ये बताया कि समाज में सुरक्षा जब ही होगी जब 7 चीज़ें इस तरीके से कंट्रोल में हुई। मनु के तरह ही आचार्य कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, ये है राजा के सप्तांग सिद्धांत, 7 चीज़ें, ठीक है, जिसके ऊपर राजा को सब कुछ धैर्य रखना होता है, जिससे राजा को अपना राज्य चलाना होता है। तो दोस्तों अब हम एक बार शुरू से देख लेते हैं, ताकि एक बार रिवाइज या फिर हम कहें कि पीछे से फिर से एक बार अपने दिमाग को रिफ़्रेश करके या फिर वो चीज़ें दोबारा से समझ लेते हैं जो चीज़ छूट गई है।
कौटिल्य के बारे में आपको समझ में आ गया, कौटिल्य का सिद्धांत समझ में आ गया, कौटिल्य ने किस तरीके से बताया कि राजा कैसे होते हैं, भारत में किस तरीके की व्यवस्था थी, किस तरीके से कौटिल्य का ज्ञान था। उसके बाद में कौटिल्य ने कैसे बताया कि राजा कैसे आए, उस राजा ने किस तरीके से लोगों ने राजा की मांग की और राजा को क्या क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है राजा। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रथम अंग राजा के संबंध में कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने बताया राजा प्रशासन की धुरी है। धुरी नहीं है दोस्तों, ये धू धा से धनुष वाला धुरी है, मतलब कि राजा मेन है। अगर पूरा राज्य देखा जाए तो राजा उसका मेन पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो हमारे शरीर में सबसे मेन क्या है, मेन तो हर चीज़ है, लेकिन दिल हमारा मेन है। जब तक वो धड़कता है तब तक हमारे अंदर जान है, तब तक हम जिंदा रहते हैं। जब वो धड़कना बंद कर देता है तो हम मर जाते हैं, है ना। तो वैसे ही राजा जो है वो मेन पार्ट है पूरे राज्य का। ठीक है, वो धुरी है, मेन सेंटर है, पावर है, उसी सब कुछ चल रहा है। तो राजा मेन चीज़ है, ये तो पहले उसने बता दिया। एक राज्य का एक स्वामी होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य के 2 राजा, 10 राजा, 20 राजा होंगे ना। राजा एक ही होगा, जो उसका स्वामी होगा, हेड होगा, मालिक होगा, जिसे राजा कहते हैं। उनके विचार में राजा उत्तम कुल का व्यक्ति होना चाहिए। उत्तम कुल मतलब बढ़िया कुल से आना चाहिए, जिसकी नॉलेज अच्छी हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो, जिसके पास पैसे अच्छे हो, जिसका लालन पालन अच्छी जगह से हुआ हो, जिसके पास कोई कमी ना रही हो, जिसने हर एक तरीके से लाइफ को खुल कर देखा हो, जिसके आचार्य सही हो, जिसका आचार व्यवहार सही हो, जिसके संस्कार अच्छे हो, तो वो उत्तम कुल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसे बस पावर हो लेकिन उसका दिमाग ना हो, या फिर उसने कभी चीज़ों को समझा ना हो। तो ये एक कौटिल्य की मांग थी कि राजा जो हो उत्तम कुल का होना चाहिए। उसे सत्यवादी, महान उत्साही, देखो उसको सच आना चाहिए, झूठ के ऊपर काम ना करे, ठीक है, दगाबाजी ना करे, सत्य जो बात है बिल्कुल ट्रुथफुल रखे। महान उत्साही, एक उत्साह होना चाहिए, दुश्मनों से लड़ने का एक उत्साह होना चाहिए। और परम धार्मिक, धर्म उसका काम होना चाहिए मेन, क्योंकि राज्य में सारे लोग धर्म के रहने वाले थे, तो उसको धार्मिक भी होना चाहिए। दृढ़ बुद्धि रखने वाला, पक्का निश्चय करने वाला, ढीठ होना चाहिए। ऐसा नहीं आज कुछ बोले कल कुछ बोले, नहीं। शीघ्र कार्य करने वाला, बोले ना तुरंत काम करे। समस्त सामंतों से युक्त, उसके पास सारे अमीर लोग इकट्ठे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर लोग कोई और राजा के पास या फिर किसी और के साथ रह रहे, नहीं, सारे अमीर लोगों को राजा के पास रहना चाहिए। उत्तम परामर्शदाता हो, जिसके पास बढ़िया नॉलेज है, जो उन्हें अच्छी नॉलेज दे। न्यायशील, जो न्याय दिलाए। विनय युक्त, शांत रहे। शास्त्रीय मर्यादाओं की जानकारी, उसे दुनिया के शास्त्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो राजा सुनने की इच्छा रखता है, राजा को सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। सुनकर ग्रहण करना, अच्छी चीज़ को अपनाना चाहिए। आशा रखता है, किसी वस्तु को जानबूझकर तर्क वितर्क करके निश्चय, किसी भी चीज़ को सोचना, इसके पीछे का कारण, इसके आगे का कारण, निश्चय करने का सामर्थ्य रखता है। पक्का होना चाहिए। ऐसे राजा सर्वगुण संपन्न माना जाता है। तो देखो दोस्तों, कितनी सारी क्वालिटी एक राजा में बता दी। ये कहने को 5-7 लाइन है, लेकिन इसमें ही राजा को डिफाइन कर दिया उन्होंने बता दिया कि राजा में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। उसका स्वामी कैसा, वो स्वामी है, उसका उच्च कुल होना चाहिए, उसे उत्साही होना चाहिए, उसके अंदर जान होनी चाहिए, उसको एक नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ को परखे, आगे पीछे इसके कंसिक्वेंसेस, परिणाम को सोचे, तर्क वितर्क इस तरह से सोचे, झूठ पर ना रखे, मर्यादा होनी चाहिए, उसे धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, धर्मशास्त्र होना चाहिए। तो यह सब चीज़ें बताई। इन सब गुणों के अलावा राजा में कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित गुण भी होने चाहिए। देखो दोस्तों, राजा में और भी गुण मांगे कौटिल्य ने। उन्होंने कहा शूर वीर, अर्थपूर्ण वचन बोलने में चतुर्थ, प्रतिभा संपन्न, उन्नत, चित्र समृद्धि, कुशल शस्त्र चलाने में निपुण, विपत्ति के समय शत्रु पर चढ़ाई करने वाला, उपकार तथा अपकार का बदला लेने वाला। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कौटिल्य है वो ये कहते हैं कि राजा के अंदर शूरवीर, मतलब कि एक वीरों वाली बात होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए जो शूरवीर होते हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँ तो मतलब कि लड़ने भिड़ने में होना चाहिए, किसी हर के डर ना जाए। मतलब कि अगर उन्हें कह दिया जाए कि पर्वत को हिलाना है तो पर्वत को गिराने के लिए लगे जाना है, चाहे वो गिरे ना गिरे, शूरवीर होना चाहिए, चले जाना चाहिए। पूर्ण वचन बोलने वाला, आधी अधूरी बात ना करे, पूरी बात बोले। चतुर्थ, प्रतिभा संपन्न, चारों प्रतिभा होनी चाहिए। उन्नत, चित्र समृद्धि, किसी भी चीज़ को याद रख ले अपने दिमाग में, कोई चीज़ भूले ना। ठीक है, किसी भी चीज़ को देख लिया, किसी व्यक्ति का एक बार चेहरा तो वो याद रहना चाहिए। शस्त्र चलाने में निपुण, हर एक
भालेबाजी से लेके तलवारबाजी, तीरंदाजी सब आना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाला, अगर कोई शत्रु है तो उसे नीचे गिरा देना, उसको ये नहीं कि छोड़ देना, डर जाना। उपकार तथा उपकार तथा उपकार का बदला लेने वाला। अपकार और उपकार का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी ने राजा के ऊपर भला किए, किसी ने राजा के ऊपर भलाई की, किसी ने राजा का भला किया, तो वो उसका उपकार उतार दे, मतलब कि उस किसी ने राजा की मदद की है तो उसको मदद कर कर अपना बदला उतार ले। और अपकार, और किसी के ऊपर किया है तो उससे ले भी ले। लज्जाशील, थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेशर्म होना चाहिए, छिछोरा होना चाहिए, इस तरीके अगर मैं बताऊं तो। आदि आपत्तियों से प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा को कभी भी मुसीबत में न डाले। ठीक है दोस्तों, राजा को प्रजा में मुसीबत को नहीं डालना चाहिए। दूरदर्शी, दूर की सोचे। त्याग क्रोध, मतलब कि आज जो होने वाला ये आज में न जिए, दूर 5 साल बाद क्या हो सकता है, किस तरीके से खदान की कमी हो सकती है, क्या अगले साल गरीबी आएगी, या फिर अगले साल भुखमरी आएगी, या फिर अगले साल कहीं वर्षा नहीं होगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सब चीज़। क्रोध, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्त, मतलब कि मद नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें राजा को कमज़ोर बनाती है। और अच्छे लोगों से अपनी जो संधि मजबूती बना करके युद्ध को उचित समय पर करने वाला, इन सब गुणों से युक्त ही एक राजा के अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार इतने सारे क्वालिटी एक राजा में कैसे आएगी, लेकिन राजा ऐसा ही होना चाहिए। अगर नहीं है राजा के अंदर ये क्वालिटी, तो ये अपने अंदर उसको क्वालिटी लानी होगी। तो देखो दोस्तों, अगर आज के टाइम में कोई प्रधानमंत्री भी है, उसके अंदर भी ये क्वालिटी होगी, तो वो काफ़ी अच्छे से काम कर सकेगा, और ये होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो आचार्य चाणक्य का कहना यह है कि राजा को प्रजा की आंतरिक तथा बाहरी शत्रुओं से रक्षा करनी चाहिए। देखो दोस्तों, राज्य के अंदर भी दुश्मन है, बाहर भी, उनसे राज्य को बचाना चाहिए राजा को। दुर्ग, किले, सैनिक संगठन तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना करनी चाहिए। दुर्ग मतलब होता है एक बड़ा सा ऊंचाई पर, ठीक है, किले बनाने चाहिए जिससे राजा हमेशा अपने प्रजा को सेफ रखे। ठीक है। सैनिक संगठन, सैनिक को इकट्ठा रखना चाहिए। गुप्तचर विभाग, जो दूसरी जगह की क्या चल रहा है राज्य में इसकी जानकारी दे, स्थापना करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें राजा को कौटिल्य ने बताया है कि ये सब चीज़ करनी चाहिए। राज्य की आय के लिए राज्य कर जनता से वसूल करना चाहिए। तो राज्य कभी भी टैक्स राज्य को वसूल करना चाहिए। जन साधारण के शिक्षा स्वास्थ्य की उसे व्यवस्था करनी चाहिए। टैक्स ले तो सबके लिए, हर एक बंदे के लिए शिक्षा, पढ़ाई, नॉलेज, और उसके अलावा स्वास्थ्य, उसकी देखभाल, उसकी हेल्थ, इसका ध्यान राजा को रखना चाहिए। इस प्रकार राजा कहने गुण का बखान करते हुए कौटिल्य राज्य की कल्याणकारी संस्था के रूप में देखना चाहता था। तो देखो दोस्तों, राजा को एक कल्याणकारी, राजा को कल्याण करने वाला बताता है। वो राजा को मेन चीज़ में रख रहा है, तो राजा को कितने सारे मेन काम भी दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त के राज्य में कौटिल्य ने अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया था। चाणक्य के सिद्धांत केवल काल्पनिक नहीं थे। देखो दोस्तों, ये मन में रखने वाले नहीं थे। ठीक है, जैसे कि कई हमारे ऐसे, मतलब जैसे मान के चलो, अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी के कुछ विचार ऐसे जो काल्पनीय थे। काल्पनीय मतलब कि अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मार रहे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो ये एक पॉसिबल कम ही हो सकता है। हर कोई झूठ ना बोले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें, जैसे कई चीज़ें होती है जो हम सपने में सोचते हैं। जैसे कि मैं सोचता हूँ एक पल के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं सोचता हूँ कि कल 5 करोड़ आ जाएंगे अगर मैं ये काम करूँगा, या 10 साल में मेरे पास 5 करोड़ आ जाएंगे, अगर मैं ये कल्पना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पर मैं उसके लिए काम नहीं करता। मैं बेड पर सोच के से रोज़ कल्पना करता हूँ कि 10 साल बाद में 5 करोड़ आ जाएंगे, और मैं उसे खर्च करने की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। तो एक कल्पना है, सिर्फ एक कल्पना है। तो देखो दोस्तों, जो कौटिल्य ने राजा की गुण के बारे में बताया, जो क्वालिटी के बारे में बताया, जो खासियत के बारे में बताया, वो सब काल्पनिक नहीं थे, व्यवहारिक थे। ये सब हो सकते हैं। उन्होंने आगे भी लिखा कि राजा शिक्षित अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षित राजा उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे धुन लगी हुई लकड़ी। उन्होंने बताया कि अगर अनपढ़ राजा होगा तो मिनट से पहले राज्य से गिर जाएगा। क्योंकि बिना ज्ञान के वो वैसे ही उसका हाल होता है जैसे लकड़ी पर कोई धुन लग जाए। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि राजा से वो क्या क्या चाहता है। तो देखो दोस्तों, राजा को सप्तांग सिद्धांत में से एक है, वो राजा की सारी क्वालिटी आपको बताने कि राजा के अंदर ये खासियत होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए वो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है।
अब दोस्तों हम समझते हैं दूसरा अधिकारी वर्ग। दोस्तों अधिकारी वर्ग क्या होता है? अधिकारी वर्ग होता है वह वर्ग जो, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था अधिकारी वर्ग। दोस्तों अधिकारी वर्ग वो होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं राज्य के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो आज के टाइम में आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो अध्यापक तो है, लेकिन वो राज्य के अधिकारी वर्ग हैं। अगर मैं पुलिस की बात करूं, जो समाज में व्यवस्था बनाने वाली संस्था है, वो भी अधिकारी वर्ग है, जिसका काम है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखे। तो दोस्तों जिसको जो ड्यूटी सौंपी गई है राज्य की तरफ से, जो नौकरी दी गई है राज्य की तरफ से, उसे जो जिम्मेवारी दी गई है, उसे बोलते हैं अधिकारी वर्ग। ठीक है दोस्तों, सेना नहीं है इसके अंदर, याद रखना। तो अधिकारी वर्ग का मतलब है जिसके ऊपर कुछ अधिकार दिए, कुछ उसको काम करने की ड्यूटी दी है। तो देखो दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, अगर आज के टाइम में अगर मैं आपको टीचर की तरह कहता हूँ कि जाओ आप उस स्कूल में पढ़ाइए, ठीक है, और आप वहाँ पर नहीं पढ़ाते, तो आप राज्य का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य के साथ कितना ज़्यादा खेल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप पेरेंट्स हैं, एक पल के लिए मान लीजिए, और अपने बच्चों को सही से शिक्षा, या फिर आप अपने घर में उसे उसको जीवन को ख़राब कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो कई चीज़ें हैं जो एक कहीं ना कहीं हमारे अधिकार बनते हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसे नहीं निभाते। तो उसने अधिकारी वर्ग के बारे में कहा है मेन रूप से। अब इसे हम समझते हैं। राज्य सिद्धांत का दूसरा प्रमुख अंग अधिकारी वर्ग है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया है कि राजा को प्रशासनिक कार्य में सहायता लेने के लिए आम आदमी की नियुक्ति करनी चाहिए। देखो दोस्तों, प्रशासनिक कार्य मतलब जो काम राजा को करना चाहिए। राजा का काम है समाज को शिक्षित करना, लेकिन राजा खुद जाकर तो स्कूल में या फिर तक्षशिला वगैरह में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, वो किसी बंदे को नियुक्त कर देंगे। राजा कहेगा कि जाओ टैक्स लेना है जनता से, तो टैक्स लेने राजा खुद तो नहीं जाएंगे, किसी लोगों को रख देंगे, जाओ उनसे टैक्स ले आओ। अगर वो आदमी बेईमान खोरी करेंगे या वो काम अपना सही से नहीं करेंगे, उसके लिए बताया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को चुनो जो बढ़िया हो। अर्थशास्त्र में कर्मचारियों के गुणों की विवेचना की गई। उन्होंने बताया कि क्या क्या गुण होने चाहिए कर्मचारी में। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य कर्मचारी की दूरदर्शी, कार्य कुशलता, गतिमान, उत्साही, प्रभावशाली, शुद्ध हृदय, दृढ़ भक्ति रखने वाला होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये खासियत एक बंदे में होनी चाहिए जो राज्य के लिए काम कर रहा है। चाहे आज के टाइम के पुलिस वाले के लिए देख लो, चाहे आज के टाइम के टीचर के लिए देख लो, चाहे आज के टाइम में जो हमारे लाइसेंस बना रहे हैं सरकारी, उनको देख लो, चाहे जो हमारे ज़मीन की रजिस्ट्री कर रहे हो उनको देख लो। तो उनको क्या क्या होना चाहिए? दूरदर्शी, दूर की सोचना चाहिए। कार्य कुशल, उनको अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए। गतिमान, थोड़ा तेज़ी से काम करें। उत्साही, प्रभावशाली, उनके अंदर उत्साह होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। शुद्ध हृदय, सच्चा मन होना चाहिए। दृढ़ भक्ति, और पक्के से काम करे, भक्ति होनी चाहिए काम को लेके। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि राजा को समय अनुकूल परिस्थिति के अनुसार राज्य कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। तो देखो, जैसे समय हो, जैसा समाज हो, उसके हिसाब से राजा को अपने अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। उन्हें वैसे ही अधिकारियों से संबंध रखना चाहिए। प्रधान अमात्य के चुनाव से पूर्ण अमात्य की पूरी परीक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये बताया कि जब आप राज्य के अधिकारियों को रखेंगे तो उसको सही से परीक्षा लो, उनकी जानकारी लो, उनके अंदर की क्वालिटी, ये सब चीज़ें चेक करो कि उनके अंदर ये सब चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई कि अधिकारी वर्ग क्या है और उसको कैसे रखना चाहिए। उस टाइम में क्या बताया कौटिल्य ने? तो कौटिल्य ने यही बताया कि वो बड़ा समझदार, बेईमान नहीं होना चाहिए, उसके अंदर दूर प्रभावशाली होना चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए, पक्के इरादे होने चाहिए, ईमानदारी, देश से बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए, और इन सब की उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह बात अधिकारी वर्ग के बारे में कौटिल्य ने बताई है। अब दोस्तों है जनपद। जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब होता है जिस जगह पर राज्य, अगर मैं आज के टाइम में कहूँ तो जैसे मान के चलो भारत एक जनपद मान के चलो, ठीक है, या फिर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटे छोटे जनपद हैं। ठीक है, तो राजा का जनपद मतलब राजा का इलाका या फिर राजा का, तो पुराने ज़माने में जनपद, जन और पद, जहाँ लोगों ने पैर रख दिया, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उसे जनपद कहते थे। और हर एक जनपद में एक राजा होता था, तो मतलब राजा का राज्य जनपद कहलाता है। तो राज्य कैसा होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में कोरोना वायरस देखो दोस्तों कैसे हमारे देश पे फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन आज भी हमें अन्न के भंडार की कमी नहीं हो रही। तो क्यों दोस्तों?
क्योंकि हमने भंडारण पहले से ही अपना अनाज अच्छे से भर रखा था। ठीक है दोस्तों, तो यही हमने 1947 में नहीं भर रखा था, तो हमें कहाँ कहाँ से ये चीज़ें मांगनी पड़ी थी। तो ये बताया गया है कि जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए। तो आचार्य कौटिल्य ने जनपद के राष्ट्र के पर्याय के रूप में व्यक्त किया है। राष्ट्र के पर्याय मतलब कि एक राज्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए मजबूत दुर्ग होने चाहिए। तो पहली बात तो ये बताया है कि किसी भी राजा के राज्य में दुर्ग मतलब कि सीमा होनी चाहिए, एक ऊंचाई, जहाँ पर राज्य में ऊंचा होना चाहिए और जो दूसरी जगह नीची होनी चाहिए। मान के चलिए ये राजा है, राज्य है, ठीक है, तो ये राज्य कभी भी ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए, ताकि कभी भी इसे लड़ाई करनी हो तो ऊंचाई से दुश्मनों को मार सके। ठीक है दोस्तों, तो दुर्ग या फिर एक इनके बीच में सीमा होनी चाहिए। ठीक है, किले होने चाहिए, ताकि यहाँ पर ऊंचाई पे ये रह रहे हो, यहाँ पे किले हो, ताकि ये राज्य सुरक्षित रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये बताया गया कि सीमा का आधार, सीमा मतलब नदी पर्वत होना चाहिए, ताकि कोई नदी तैर कर ना जल्दी आ सके। मान के चलो अचानक से कोई राजा के ऊपर हमला करना चाहे या राज्य के ऊपर हमला करना चाहे, तो नदी में 1000 लाख लोग एक साथ नहीं आ सकते, टाइम लगेगा। पर्वत चढ़ने में टाइम लगेगा। तो राजा ने ये बताया है कि राज्य की सीमा नदी या पर्वत होनी चाहिए। जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। भूमि उपजाऊ होगी तो वहाँ अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी, वहाँ पर पशु पक्षी आएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, वहाँ पर हाथी आएंगे, कई तरीके से वो एक उपजाऊ ज़मीन कई तरीके से फ़ायदे पहुँचाती है। जनपद में खाद्य सामग्री का भंडार होना चाहिए, खाना पीना पहले से जमा होना चाहिए, जिससे कि जनपद के समस्त जनसंख्या को भोजन मिल सके, सबको खाना पीना मिल सके, बाहर से आने वाले को भी भोजन प्राप्त हो सके, ताकि कोई बाहर से भी आए तो हम उसे खाना दे सके, रोज़ जो उपजे उसे खा के ना जिए। जलवायु, वहाँ पर मौसम अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, ऐसी जगह नदी नालों के पास राज्य नहीं होना चाहिए जिससे कि सबकी तबीयत ठीक न रहे। राज्यों द्वारा करों को वसूल करने में राजा को कठिनाई अनुभव ना हो सके। जब राज्य अच्छा होगा, जब वहाँ पर खेती अच्छी होगी, तो अपने आप राजा को कर वसूलने में दिक्कत नहीं होगी, राजा को कठिनाइयों अनुभव ना हो सके। राज्य में प्राकृतिक संपत्ति, कोयला, लोहा, ये सब ज़्यादा होना चाहिए, पशु, लकड़ी आदि की बहुलता होनी चाहिए। इसके अलावा जनपद में अनेक उपयोगी वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, वहाँ पर खरीद बेची होनी चाहिए, ताकि राज्य चलता रहे। तो देखो दोस्तों, ये जनपद के बारे में बताया कि एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए, तभी एक राज्य अच्छे से चलता है। तो देखो दोस्तों, अगर हम आज के टाइम में किसी भी बड़े देश के बारे में देख ले, तो उनके अंदर इनमें से एक न एक खासियत जरूर होगी, जिसका इकोनॉमी है। खासकर मैं इसे चाइना से जोड़ कर देख सकता हूँ। तो देख लो दोस्तों, चाइना के पास अगर आप देख लो, उसका भूमि बड़ी उपजाऊ, वहाँ पे भंडार बहुत है ज़मीन के नीचे, जलवायु भी ठीक ही ठाक है उनके उधर। तो कहीं ना कहीं जनपद को खासियत हम जोड़ सकते हैं। तो मेनली आप जनपद को समझिए, चाइना छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों राजकोष। राजकोष का मतलब होता है राजकोष, राज्य के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, या राज्य के पास कितनी संपत्ति पड़ी हुई है, राज्य के पास जमा कर, ट्रेजर जैसे बोलते, जो आज के टाइम में हमारे भारत के पास कितना पैसा रिजर्व पड़ा हुआ है। तो राजकोष के संबंध में आचार्य कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को अच्छा खजाना रखना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, खजाना सच्चा वर्ड, तो खजाना होना जरूरी है। राज्य का काम बिना कोष से चलना बहुत कठिन है। तो देखो दोस्तों, राजा के पास बिना पैसों के राज्य नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर राजा अपने राज्य में सबको नौकरी देगा, तो राजा को तनख्वाह भी तो देनी होगी, तो उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, और काफ़ी होना चाहिए। कोषिया तो राज्य के पूर्वजों द्वारा संग्रहित होना चाहिए, या राजा के द्वारा धर्म अनुसार संग्रहित किया जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो कोष का ध्यान रखे वो पूर्वजों द्वारा, उसके पूर्वज भी इसी काम में लगे हो, ये बताते कौटिल्य कि भाई ये काम एक दिन में सीखने वाला तो है नहीं, इसीलिए उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वाले बंदों को देना चाहिए, या फिर अगर कोई नया बंदा रख रहे हो तो उसे काफ़ी समझदारी से रखना चाहिए। कोष में सोना, चांदी, रत्न का अपार भंडार होना चाहिए। कौटिल्य के विचार में राजा कोष को भरने के लिए जनता से इस प्रकार धन वसूल करे, जैसे माली एक बगीचे से पके हुए फल को चुनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया कि राजा को किसी भी तरीके से धन इकट्ठा करने में नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास जितना धन होगा, जितनी ज़्यादा सोने चांदी जेवरात होंगे, उतना ही राज्य को चलाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, एक बार पीछे से फिर होते हुए आते हैं हम। आपको ये याद है राजा के अंदर क्या क्या खासियत है होनी चाहिए, अधिकारी वर्ग किस प्रकार होना चाहिए, जनपद कैसा होना चाहिए, राजकोष कैसा होना चाहिए। अब दोस्तों, हमें 3 चीज़ें और पढ़नी है, दुर्ग, दंड विधान, राजा के मित्र। तो देखो दोस्तों, दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य, अब दुर्ग क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
दुर्ग को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सिटाडेल। ठीक है, कभी ये वर्ड आ जाता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो। देखो दोस्तों, दुर्ग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको ये बताऊं, ये मान के चलो एक इलाका है जो ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई पर ऐसे नहीं यार, मैं आपको एक और अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी चीज़ के लिए एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है, मान के चलो एक ऊंचा भवन बनाना हो, ठीक है, कोई महल बनाना होता है, ठीक है, तो हम उसे ऊंचाई पर बनाते हैं। क्यों? ताकि वहाँ पर सुरक्षा उसकी की जा सके। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जितने भी बंदूक खाने या फिर जो बड़े बड़े जितने बम की चीज़ें रखते थे या फिर ऐसी चीज़ें रखते थे जहाँ पर कंट्रोल हो सके, वो सब ऊंचाई पर रखते थे। क्यों? ताकि कभी कोई वहाँ पर उसे कब्जा करने आए तो वो ऊपर से उसको, अपने दुश्मन को निशाना बनाकर मार सके। तो दुर्ग मतलब होता है ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, तो कौटिल्य के विचार में राज्य की सीमा, तो जो राज्य होना चाहिए वो ऊंचाई पर होना चाहिए। कौटिल्य के विचार में राज्य की सीमा किसी प्राकृतिक दुर्ग अथवा नदी या पर्वत द्वारा घिरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बताता है कि ये राज्य है तो या तो राज्य की तरफ पर्वत होना चाहिए, या नदी होनी चाहिए, या फिर ये ऊंचाई पर होना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, नदी में आएगा तो ये मार देंगे। ठीक है दोस्तों, पर्वत चढ़ के आएगा तो हम जल्दी से मार देंगे, सारे के सारे नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर ये ऊंचाई पर होगा तो हम मार देंगे। तो दुश्मन को मारने के लिहाज से हमेशा या तो सीमा पर्वत से घिरी होनी चाहिए, या नदी से घिरी होनी चाहिए, या सीमा ऊंचाई, राज्य ऊंचाई पर होना चाहिए। तो दुर्ग इसे कहा जाता है। कौटिल्य के विचार में राज्य की सीमा किसी प्राकृतिक दुर्ग, मतलब ऐसी खुद ही ऊंचाई पर हो, नदी पर्वत द्वारा घिरी होनी चाहिए। राजा को चाहिए अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य के चारों ओर दुर्ग का निर्माण करे। और लेन, ये टर्म मुझे नहीं पता क्या है, निम्नलिखित दुर्गों का वर्णन किया गया। तो दुर्ग कैसा होना चाहिए? पर्वत दुर्ग कौटिल्य के अनुसार जो दुर्ग चारों ओर पर्वत श्रेणी से घिरा हो, जिसके चारों ओर पत्थर की दीवार हो, पर्वत दुर्ग कहलाते हैं। तो एक दुर्ग होता है पर्वत दुर्ग, कि मतलब वहाँ चारों ओर पर्वत हो। जैसे हमारे भारत के हिमालय ने उत्तरी दिशा को घेर रखा है और तीन तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे भारत इस तरीके का, ये रहा हिमालय पर्वत और यहाँ से नदी ही नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ सीमाएं लगती हैं। तो इसका मतलब हमारा भारत इस तरीके से सेफ है। तो पर्वत दुर्ग हमारा भारत का किस तरफ से? उत्तर दिशा से। तो पर्वत दुर्ग मतलब कि पर्वत से बचा होना चाहिए। धानवान दुर्ग, कौटिल्य ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हो, जिनके चारों ओर दूर दूर तक रेती रेत दिखाई देती हो, जल तथा धारा ना मिलती हो। तो दोस्तों इसका मतलब समझ में आ गया, यहाँ पर राज्य है और दूर दूर तक कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं धानवान दुर्ग, जहाँ पर सिर्फ रेत रेत हो दूर दूर तक। वन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो चारों ओर दलदल कांटेदार झाड़ियों से घिरे हो। तो ऐसे दुर्ग जो आसपास कांटियाँ झाड़ियाँ ये हो राज्य के दूर से। और आर्टिक दुर्ग, कौटिल्य जो दुर्ग चारों ओर पानी से घिरा हो, वो औदिक दुर्ग कहलाते हैं। तो देखो दोस्तों, सब दुर्ग का मतलब आपको मेन फोकस समझ में आ रहा है कि ये दुर्ग ऐसी जगह होना चाहिए जिससे लोग इसके पास ना आ सके, चाहे वो पर्वत के थ्रू, नदी के थ्रू, रेगिस्तान के थ्रू, कटीली फटीली झाड़ियों के थ्रू, दलदल के थ्रू, ताकि ये राज्य हमेशा सुरक्षित रहे। तो इस तरह की राज्य की कल्पना वो कर रहे हैं, कौन? कौटिल्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया दुर्ग किस प्रकार होना चाहिए। दंड विधान, दंड विधान का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, दंड विधान को हम समझते हैं। दंड विधान वैसे नॉर्मली इसका हिंदी वर्ड होता है कि दंड देना। दंड कैसा होना चाहिए? अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दंड विधान का भी वर्णन किया ना। दंड का अर्थ सेना से लगा है। ठीक है, तो आज जो दंड का मतलब लगा है उस समय सेना से है। राज्य को रक्षा करने के लिए योग्यतम सेना का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी राज्य की सुरक्षा करने के लिए एक अच्छी सेना होनी चाहिए जिसके अंदर काफ़ी लोग हों। चाणक्य योग्यतम सैनिक की परिभाषा करते हुए कहते हैं, जो सैनिक वंश परंपरा से अनुशासित प्रशिक्षित होता है। मतलब कि एक जो सैनिक होता है वो परंपरागत होना चाहिए, मतलब कि उसकी खानदानी ऐसा होना चाहिए ताकि उसका खून अच्छा होता है, अनुशासित, उसका परिवार अनुशासन में पहले से रहता है, और प्रशिक्षित और ट्रेंड होते हैं। तो देखते हो कि दोस्तों कई बार क्या आप, जो फौजी के ज़्यादातर बच्चे होते हैं फौजी ही बनते हैं, या फिर फौजी अगर एक घर में कोई हो जाता है तो उनके घर में ज़्यादातर लोग फिर फौज में जाना चालू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ये सैनिक खासियत होती है उनके अंदर, उनके शरीर की खासियत, उनकी सोच बनावट वैसी ही होती जाती है। पर ऐसा पक्का नहीं है। आज के टाइम में एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि कई कई गाँव ऐसे देते कि उनके 4 पीढ़ियों से वहाँ से सैनिक में ही जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेज़ों के ज़माने से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राजा चाणक्य ने यही बताया है कि जो दंड होना चाहिए, दंड विधान, उसमें जो सैनिक है
जो उसमें सैनिक है उसके अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। चाणक्य का यह भी कहना है कि जब सैनिक किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाए तब विशेष तौर पर उनके परिवार का लालन पोषण सभी प्रकार होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, कभी भी ऐसा ना हो कि भाई सेना में सैनिक लड़ने गया और उसके परिवार का राज्य ध्यान न रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार हमेशा तरीके से ध्यान रखे, जैसे उसके घर में उसका भाई, उसके पिता या उसका पति उसका ध्यान रखता था, या फिर वो अपने उस तरीके से राज्य को, उसके परिवार का ध्यान रखना चाहिए। युद्ध कला पारंगत, दुख सहने वाला, निरंतर आगे बढ़ते रहने वाला, राजा की जय पराजय में अपनी जय पर अजय मानने वाला सैनिक युद्ध के लिए उपयुक्त होता है। तो उन्होंने बताया देखो, युद्ध कला आनी चाहिए, लड़ाई करना आना चाहिए, दुख सहना आना चाहिए, आगे बढ़ते आना चाहिए, आगे बढ़ने का मन में संकल्पना होनी चाहिए। जय पराजय में अगर वो खुद हारेगा तो ऐसा सोचे कि मैं राजा हारेगा तो वो सोचे कि मैं हारूंगा, राजा जीतेगा तो वो सोचे कि मैं जीतूंगा। ऐसी सोच रखने वाला सेना के लिए सबसे बढ़िया बंदा होता है। तो ये बताइए कि इस तरीके का राजा होना चाहिए, सैनिक होना चाहिए। राज्य अभी तक स्थायी रह सकता है जब तक वहाँ की सेना मजबूत है। वो सेना को बहुत बड़ा पार्ट मानते, बताते हैं कि जब तक राज्य है जब तक सेना है। कोई भी राज्य बिना शर्त सेना के नहीं रह सकता। शर्त नहीं, शर्त होगा ये। बिना शर्त सेना के नहीं रह सकता। चाणक्य ने इन सिद्धांतों अनुसार मगध की सेना का गठन किया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना केवल भारत में अजय नहीं रही, अभी तो यूनानी वीरों को भी अजय समझे जाते हैं, बुरी तरह परास्त किया। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य काल में ना तो आंतरिक विद्रोह हुआ, ना सेल्यूकस के अधिक कोई भारी आक्रमण। तो दोस्तों, उन्होंने इतनी अच्छी सेना बना रखी थी कि ना तो कभी राज्य के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, ना कभी बाहर प्रॉब्लम हुई। तो कहीं ना कहीं दंड विधान सेना को लेके है कि सैनिक कैसे होने चाहिए। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट, राजा के मित्र। देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ, 6 पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गए। राजा किस प्रकार का होना चाहिए, अधिकारी वर्ग किस प्रकार का होना चाहिए, जनपद कैसा होना चाहिए, राजकोष कैसा होना चाहिए, दुर्ग कैसे रहना चाहिए, दंड विधान क्या होना चाहिए, और राजा के मित्र किस प्रकार, अब हम ये पढ़ेंगे। तो राजा के मित्र, आचार्य चाणक्य राज्य के हितैषियों को राज्य का मित्र वर्ग कहते हैं राज्य का दोस्त वही है जो राज्य के बारे में अच्छा सोचता है। ऐसा नहीं कि हम बस दोस्त बना रखे वो भला नहीं सोच रहे, नहीं। राज्य का भला या फिर राज्य का दोस्त वही है जो राज्य का भला सोचता है। यह राज्य हितैषी राजा की शांति तथा अशांति दोनों कामों में, कान नहीं काम, दोनों कामों में सहायता करता है, शांति बनाने में भी और अशांति में भी। यह मित्र वर्ग भी वंश परंपरा से राज्य का हितैषी हो तथा आचार्य कौटिल्य इस मित्र वर्ग को राज्य के गुण दोषों का भी प्रकट कर राजा को सावधान रहने का उपदेश देते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राजा का जो मित्र है वो शांति भी रख सकता है, अशांति भी रख सकता है। वो राज्य का हितैषी, फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसान वर्ग भी हो सकता है। तो राजा को अपने दोस्त के अंदर, अपने पड़ोसी देश या फिर जिससे उसकी दोस्ती है उसके अंदर दोनों चीज़ों को ढूंढना चाहिए, उसकी क्वालिटी को भी, उसकी बैड क्वालिटी को भी, कि उसके अंदर क्या अच्छे काम है, क्या बुरे काम है, या उसके किस तरीके से हमारे राज्य के लिए फ़ायदेमंद है, किस तरीके से नुकसानदायक है। कौटिल्य का मानना है कि राजा का यह मित्र वर्ग राज्य के सभी छोटे बड़े कार्य में राजा का सहयोगी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो राजा की हर एक बात में फ़ायदा पहुँचाए, राजा की हर एक काम में मदद करे, उसमें उत्साही, न्याय, उच्च विचार करने वाले, आपत्ति के समय राजा को सहायता देने वाले, वो हमेशा राजा की हेल्प करने के लिए तैयार हो, जहाँ उपकारी व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ऐसे मित्र वर्ग राज्य को उन्नत, शांति संपन्न, समृद्ध बनाने वाला होता है। यदि इस मित्र वर्ग में लोभी, व्यक्तिचारी, विचार भी सदृढ़, उत्साहित, अवधि में सहायता न करने वाला, कायर तथा कार्य करने व्यक्ति रहे तो यह वर्ग राज्य का शत्रु होगा। देखो दोस्तों, ने बताया कि दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो कायर हो, ठीक है, जो उत्साह को रोके, ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए राज्य का। ठीक है, ऐसा दोस्त राज्य में पतन बनाता है, राज्य को गिराता है, भ्रष्ट कर देता है और धैर्य को ख़त्म कर देता है। तो बुरा दोस्त अगर मिल गया राजा को तो पूरे राज्य को ख़त्म कर देगा। इन विवरण को कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग, राज्य सप्तम या सप्तांग सिद्धांत और राज्य के 7 प्रकृति कहकर संबोधित करके पुकारा है। देखो दोस्तों, राजा के दोस्तों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। कौटिल्य ने यही बताया कि अच्छा दोस्त होगा तो राज्य को काफ़ी आगे बढ़ा देगा, बुरा होगा तो उसे काफ़ी गिरा देगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राजा का राज्य कैसा है और राजा के दोस्त अच्छे हैं कि बुरे, ये सब चीज़ों को देखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही राजा के सप्तांग सिद्धांत है, यही कौटिल्य का राज्य दर्शन है, यही कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। राजा का सिद्धांत नहीं, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। आपको अंत में थोड़ी 4-5 लाइनें ये लिख देनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। इन विवरण को कौटिल्य ने राज्य के 7
अंग राज्य सप्तांग सिद्धांत या राज्य के साथ प्रकृति है संबोधित करके पुकारा है। राज्य की प्रकृति के संबंध में सप्तांग सिद्धांत कुछ विद्वानों के अनुसार पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य का शरीर मनोचित नहीं है। फिर भी यह सप्तांग सिद्धांत अपने आप में अनूठा महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, सप्तांग मतलब क्या होता है? 7 अंग। लेकिन शरीर जैसे शरीर के अंग है, इस तरीके से अगर हम राज्य को अंग माने तो ये सही नहीं है। राज्य कोई शरीर नहीं है, तो ये बात मानी गई है। तो देखो दोस्तों, एक बार मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, अब आपका सिलेबस हो चुका है, सिर्फ मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा इसके बारे में, फिर मैं बिल्कुल वीडियो का एंड कर दूंगा। देखो दोस्तों, कौटिल्य का राज दर्शन या सप्तांग सिद्धांत, राज दर्शन कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, ये सब बात उन्होंने बता दी। उसके अंदर उन्होंने हर एक टॉपिक को बताया जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं 2-4 छोटी चीज़ें कहूँगा। आपको पता है दोस्तों, हमारे इधर किस तरीके से कोरोना वायरस फैल चुका है, तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। हर एक अच्छी जानकारी के लिए, सच्ची जानकारी के लिए आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाके हर एक चीज़ से सचेत रहिए। और दोस्तों, अगर आपके पास जो भी है, जितना भी है, कोशिश करिए कि आपके सामने वो चीज़ ज़रूरतमंद को पहुंचा सके। बिल्कुल सही ज़रूरतमंद को पहुंचाना दोस्तों। दुनिया जो कर रही है वो नहीं करना आपको सच्चे ज़रूरतमंद। अगर आपको ज़रूरतमंद नहीं लग रहा कोई तो मत पहुंचाइए, पर ज़रूरतमंद को ना पहुंचाइए, ऐसा मत करिए। अगर आप पे नहीं भी है तो उस ज़रूरतमंद को ज़रूर पहुंचाइए, कोशिश करिए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्या इसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें।